हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी पॉइंट। जैसा कि मैं रेगुलर बेसिस पर आप लोग के लिए एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम चल रहा है, उसके जीके जीएस के क्वेश्चन का एनालिसिस मैं रेगुलर बेसिस पे आप लोग के लिए करवा रहा हूँ फ्रेंड। तो आज हम 11 मई के सभी शिफ्ट में आए हुए 75 प्रश्न को इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाला हूँ। तो फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको यह हमारी वीडियो कैसी लगी। और फ्रेंड, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी ही वीडियो के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन ईजिली पहुँच पाए। चलिए आज के सवाल से देख लेते हैं क्या आया था। आज का हमारा फर्स्ट सवाल आया था, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के प्रथम के द्वारा की। करेक्ट आंसर कुमारगुप्त प्रथम हो जाता। 450 से 470 ईस्वी गुप्तकालीन सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने 415 से 454 ईसा पूर्व में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। बिहार के नालंदा में स्थित इस विद्यालय में 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच कई देश के छात्र पढ़ने आते थे। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में की गई थी। सर्वाधिक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय यह है। यह भारत उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना स्वतंत्र विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया गया था। तक्षशिला पूछे तो यह दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय था। तक्षशिला फ्रेंड, मैं हर क्वेश्चन का एक्सप्लेन करने वाला हूँ तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा फ्रेंड। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा आया था कि द अनहेरिटेज ऑफ लॉन्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो यह किरण देसाई के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है, द अनहेरिटेंस ऑफ लॉन्स। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा आया था, नेक्स्ट सवाल होता है झाझिया या जजिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो झाझिया या जजिया नृत्य यह बिहार राज्य से संबंधित। करेक्ट आंसर बिहार हो जाता। झझिया मिथिला का एक प्रमुख लोक नृत्य है। दुर्गा पूजा के मौके पर इस नृत्य में लड़कियां चढ़ बढ़कर हिस्सा लेती। इस नृत्य में कुमारी लड़कियां अपने सिर पर जलते हुए दिए और छिद्र वाली घड़ा को लेकर नाचती है। झझिया नृत्य राजा चित्रसेन और उनकी रानी के प्रेम प्रसंगों पर आधारित है। यह किस पर आधारित है, राजा चित्रसेन और उनकी रानी प्रेम प्रसंगों पर आधारित है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा स्पोर्ट्स से सवाल आया था कि थॉमस कप का संबंध किस खेल से संबंधित है। तो थॉमस कप का संबंध यह बैडमिंटन खेल से संबंधित। करेक्ट आंसर बैडमिंटन हो जाता। थॉमस कप बैडमिंटन खेल से संबंधित है। डेविस कप एक अंतर्राष्ट्रीय पुरुष टेनिस खेल है। डूरंड कप इसे जो है सबसे पुराना फुटबॉल क्लब माना जाता है। तो डूरंड कप प्रतियोगिता का आयोजन भारत में होता है। यह भारत का फुटबॉल का सबसे पुराना टूर्नामेंट है। सन 1888 में शिमला में भारत का पहला फुटबॉल टूर्नामेंट खेला गया था। सभी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप लोग फ्रेंड ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा आया था कलामंडलम या कल्याणी कुट्टी अम्मा का संबंध किस नृत्य से संबंधित है। तो कलामंडलम कल्याणकुट्टी अम्मा का संबंध यह मोनी अट्टयम नृत्य से संबंधित। करेक्ट आंसर मोनी अट्टयम हो जाता। कलामंडलम कल्याकुट्टी अम्मा 1915 में इसका जन्म हुआ था और 1999 में इसकी मृत्यु हुई। दक्षिण भारत के केरल की युगांतकारी मोनी अट्टयम नृत्यगना थी। यह राज्य के मलप्पुरम जिले में सिरुनव्या की निवासी थी। उन्होंने मोनी अट्टयम को शोकयुक्त निकट विलुप्त अवस्था से मुक्त धारा से भारत शास्त्रीय नृत्य में पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कौन, मोनी अट्टयम जी। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल जो हमारा आया था, नेक्स्ट सवाल आया था 2022 में गूगल ने सत्येंद्र नाथ बोस का डूडल बनाया, वह किस क्षेत्र से संबंधित है। तो यह वैज्ञानिक क्षेत्र से संबंधित, किससे, वैज्ञानिक यानी विज्ञान से संबंधित है। देखिए इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट को हम लोग देख लेते हैं। देखिए गूगल ने भारत के महान
मैथमेटिशियन और ओरिएंटल फिजिक्स के महारथी वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस को डूडल बनाकर याद दिया था। उन्होंने साल 1924 में अल्बर्ट आइंस्टीन को क्वांटम फॉर्मूलेशन भेजे थे। आइंस्टीन ने इसको बेहद महत्वपूर्ण खोज के रूप में मान्यता भी दी थी। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट सवाल हमारा था, आयोसांग उत्सव कितने दिन तक मनाया जाता है? आयोसांग उत्सव यह 5 दिन तक मनाया जाता है। करेक्ट आंसर 5 दिन हो जाता है। मणिपुर का सबसे बड़ा त्यौहार आयोसांग उत्सव 5 दिन तक मनाया जाता है। यह त्यौहार मितोई द्वारा मनाया जाता है, जो मुख्य रूप से हिंदू और इससे होली के साथ भी मनाया जाता है। हालांकि यह आयोसांग उत्सव के दौरान रंग खेलने के अलावा उत्सव में 5 दिन तक कई सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियां भी की जाती है। तो आयोसांग उत्सव का संबंध जो है यह केरल मणिपुर राज्य से संबंधित है। इसमें जो है 5 दिन तक यह उत्सव मनाया जाता है। सारे महत्वपूर्ण फैक्ट को आप लोग ध्यान में रखेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल आया था, ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत यह सूरज की रोशनी को माना जाता है। करेक्ट आंसर सूरज की रोशनी हो जाता है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत और सबसे बड़ा स्रोत सूर्य को माना जाता है। ऊर्जा के 2 स्रोत होते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा और अनवीकरणीय ऊर्जा। ऊर्जा कभी खत्म नहीं होने वाले स्रोत को नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं, जैसे पानी हो गया, हवा हो गया, सूर्य की किरणें हो गया, बायोमास, इसके कुछ उदाहरण। जबकि जो है दूसरे में जो क्या है, इसमें ऊर्जा की मात्रा का क्या होता है, पर्याप्त मात्रा में क्या होता है, स्रोत होता है, जिसमें कि दूसरे में यह एक बार अगर ख़त्म हो जाए दोबारा इसका होना नामुमकिन है। इसी को ऊर्जा का गैर और नवीकरणीय स्रोत माना जाता है। जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल, यह सभी क्या है, ऊर्जा के और नवीकरणीय उदाहरण है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट सवाल आया था, किस विधेयक की वजह से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में प्रदर्शन हुआ था? तो अभी जो है कृषि बिल विवाद था, जिसमें केंद्र सरकार ने फिर क्या किया, कृषि बिल को वापस लेते। करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, कृषि बिल से लेकर यह विवाद चल रहा था। करेक्ट आंसर कृषि बिल हो जाता है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट सवाल आया था, दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाया था? तो दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। करेक्ट आंसर मुगल सम्राट शाहजहां होता। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद दिल्ली के जामा मस्जिद, जिसे मुगल सम्राट शाहजहां ने 1656 ईस्वी में बनाया था। सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को ध्यान में रखेंगे फ्रेंड। मैं हर क्वेश्चन का डिटेल से एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं, तो वीडियो को एक जरा भी स्किप मत कीजिएगा फ्रेंड। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा आया था, नेक्स्ट सवाल गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं? तो गोल्डन फाइबर को यह जूट को कहा जाता है। करेक्ट आंसर जूट है। गोल्डन फाइबर जूट को कहा जाता है। जूट उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र भारत और बंगाल को माना जाता है। जूट को मुख्य रूप से इसके रंग के कारण गोल्डन फाइबर के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि स्वर्ण रेशे की क्रांति जूट उत्पादन से संबंधित। पूछेगा स्वर्ण रेशे की क्रांति किससे संबंधित है? यह जूट उत्पादन से संबंधित है। जैसे कि हो गया क्या, स्वर्ण रेशे की क्रांति के जनक निरपक ततात हो जाएंगे। पूछेगा स्वर्ण क्रांति के जनक कौन थे? निरपक ततात हो जाएंगे। सभी फ्रेंड अच्छे से आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा आया था, हिस्ट्री से सवाल पूछे गए थे, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो सैयद वंश का संस्थापक हो जाते हैं खिलजी खां। खिलजी खां सैयद वंश से संस्थापक है। मुल्तान के पूर्व गवर्नर खिलजी खां ने 1414 ईस्वी में सैयद राजवंश की स्थापना की थी। इस वंश में तुगलक राजवंश को पीछे छोड़ दिया गया। 1414 से लेकर 1451 तक 37 वर्ष की अवधि तक शासन किया। इसने दिल्ली सुल्तान के चौथे वंश का दर्जा दिया और इसी की वजह से लोधी वंश ने ले ली। इसे लोधी राजवंश ने थी। इस राजवंश का शासन तब तक समाप्त जब अलाउद्दीन शाह यहाँ के शासक बने। लोधी वंश के बाद कौन सा है? अलाउद्दीन यहाँ शासन करने, और इसके बाद यह वंश को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल, स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? पूछा गया था, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल पूछा तो यह सी राजगोपालाचारी
हो जाएंगे। अगर बोलेगा स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर सी लॉर्ड माउंटबेटन हो जाता है। अगर भारतीय पूछे तो सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे। वर्ड पर ध्यान दिए। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के अंतिम वायसराय और पहले गवर्नर जनरल थे। उनके बाद सी राजगोपाल स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। और बाद अंतिम पूछे तो सी राजगोपाल बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, जिनके बाद में वर्ष 1833 में पहले गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। पूछेगा बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट देख लेते हैं इससे रिलेटेड। भारत के पहले वायसराय पूछे तो लॉर्ड कैनिंग, और पूछेगा गवर्नर पूछेगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक, अंतिम गवर्नर और पहला गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिंक हो जाएगा। भारत का पूछेगा सी राजगोपाल चाहिए, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को ध्यान में रखेंगे फ्रेंड आगे आने वाले शिफ्ट के लिए। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल आया था भारत के संविधान का अनुच्छेद 50 किसके बारे में बात करता है, तो भारत संविधान का अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने की बात करता है। कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने की बात करता है, अनुच्छेद 50 में कहा गया है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल आया था अहमदिया इस्लाम की स्थापना किसने की थी। अहमदिया इस्लाम की स्थापना मिर्ज़ा गुलाब अहमद के द्वारा की गई। करेक्ट आंसर मिर्ज़ा गुलाब अहमद हो जाता था। मिर्ज़ा गुलाब अहमद से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखते हैं। अहमदिया आंदोलन की स्थापना ब्रिटिश भारत में मिर्ज़ा गुलाब अहमद ने 1836 से 1906 ईस्वी तक इस्लामी सुधारवादी और रहस्यवादी द्वारा की थी, जिन्होंने 1891 में दावा किया कि वह पैगंबर मौजूदीन और मुसलमानों के प्रति क्या है, मुसलमानों के द्वारा प्रत्याशित मसीहा थे। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल आया था मुगल किसके वंशज थे, तो मुगल जो है तैमूर के वंशज। करेक्ट आंसर तैमूर हो जाता। तैमूर वंश से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट को दे। वे 14वीं सदी के तुर्क सरदार तैमूर या जिसे तामरलेन कहा जाता है, इससे भी अधिक तुजुर्बे मंगोल विजेता चंगेज खां ने 2 वंशज थे। मुगल मध्य एशिया के तुर्की मंगोल मूल के तैमूर वंश का एक शाखा था। उनके संस्थापक बाबर फरगना घाटी आधुनिक उज्बेकिस्तान में स्थित है। वे एक तैमूर वंशी राजकुमार थे। ठीक है, बाबर के वंशज को देखते हैं। बाबर का पुत्र हिमायू का पुत्र अकबर हो गया, अकबर का पुत्र के जहांगीर का पुत्र शाहजहां हो गया। सभी सीक्वेंस को आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसका ट्रिक होता है बाहों में आजा शाहजी आम, तो मुगल सम्राट का वंशज पूछे तो बाहों में आजा शाहजी आम। आप लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे ताकि आपको क्रमबद्ध याद करने में आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा आया था लंदन में ओलंपिक भारत ने कुल कितने रजत पदक जीते थे। लंदन में जो ओलंपिक हुआ था उसमें भारत ने 2 मेडल के जीते थे। लंदन ओलंपिक 2012 में हुआ तो भारत ने कुल 6 पदक जीते थे। इसमें 2 रजत पदक थे, 4 कांस्य पदक थे। टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत ने कुल मिलाकर 7 पदक जीते थे। इसमें 1 स्वर्ण पदक था, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक शामिल थे। और 2008 का जो बीजिंग ओलंपिक हुआ था इसमें अभिनव बिंद्रा ने भारत को व्यक्तिगत स्पर्धा में पहला ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक दिलाया था। सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को फ्रेंड ध्यान में रखेंगे आगे आने वाली शिफ्ट के लिए। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा आया था नवंबर 2022 में MK3 840 हेलीकॉप्टर कहाँ कमीशन किए गए हैं, तो नवंबर 2022 में MK3 814 यह चेन्नई में कमीशन। करेक्ट आंसर चेन्नई में हो जाता है। MK3 स्क्वाड्रन को महानिदेशक VS पठानिया ने 30 नवंबर 2022 को ICG एयर स्टेशन चेन्नई में कमीशन किया है। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को ध्यान में रखेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल आया था वह ताप जिस पर कोई वस्तु जलने लगता है उसे क्या कहा था, उसे प्रज्वलन ताप कहा जाता। करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए प्रज्वलन ताप वह ताप जिसमें किसी पदार्थ न्यूनतम तापमान पार कर क्या होता है वह जलने लगता है, इसी को क्या कहते हैं प्रज्वलन ताप कहते हैं। जिस पर कोई पदार्थ जलना स्टार्ट कर दे उसी को प्रज्वलन ताप कहा जाता है फ्रेंड। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल जो हमारा आया था
नेक्स्ट वाला आया था समुद्री नियमित धारा को क्या कहते हैं। समुद्री नियमित धारा को क्या कहते हैं, लहरें कहते हैं। सभी लोग जानते हैं कि समुद्र में जो धारा उत्पन्न होती है उसी को क्या कहते हैं, लहरें कहते हैं। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा आते लता मंगेशकर ने किस फिल्म में पहली बार गाना गाया था। यह जो लता मंगेशकर कितनी हसाल फिल्म में पहली बार गाना गाया था। लता जी ने पहली बार 1942 में मराठी फिल्म के लिए कितनी हताल के लिए गाना गाया था। तो ध्यान में रखें कब गाया था, 1942 ईस्वी में गाया गया था। अभी 2001 में जो लता मंगेशकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा आया था कटीले वन झाड़ियाँ भारत के किस हिस्से में पाए जाते हैं। कटीले वन तथा झाड़ियाँ भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पाए जाते हैं। करेक्ट आंसर उत्तर पश्चिमी हो जाता है। जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ कटीले वन पाए जाते हैं। इस प्रकार की वनस्पति भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में पाई जाती है, जिससे कि गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, यह सभी राज्यों में जो क्या पाए जाते कटीले वन या झाड़ियाँ वन पाए जाते हैं। ध्यान में रखेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा युद्ध से सवाल पूछा गया तो पानीपत का तीर्थ युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का तीर्थ युद्ध हुआ 1761 ईस्वी में हुआ था। करेक्ट आंसर 1761 ईस्वी हो जाता। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था अप्रैल 1526 में जहुद्दीन बाबर और इब्राहिम दिल्ली के वंशज इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 उत्तर भारत के हिंदू के शासक सम्राट हेमचंद विक्रमादित्य जिसे लोकप्रिय हेमू के नाम से जाना जाता और अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी मराठा सम्राट और अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली जिसे अहमद शाह दुर्रानी भी कहा जाता है, इनके बीच लड़ा गया था। सारे पानीपत के तीनों युद्ध को आप लोग फ्रेंड ध्यान में रखें, किसका जीत हुआ किसकी हार, इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल आया था नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा। यह तो कुमारगुप्त के द्वारा, कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी। करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट सवाल हम नृत्य से सवाल पूछे गए थे। पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है। तो पंडित बिरजू महाराज का संबंध कथक नृत्य से संबंधित। करेक्ट आंसर कथक हो जाता। 4 फरवरी 1938 ईस्वी में लखनऊ में जन्मे पंडित बिरजू महाराज का असली नाम बिरजू मोहन मिश्रा था। 1983 ईस्वी में बिरजू महाराज को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और कालिदास पुरस्कार भी मिल चुका है। साल 2012 में विश्व रूप फिल्म में कोरियोग्राफर के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट को फ्रेंड ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा आया था बुक एंड ऑथर से सवाल पूछे गए थे। द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह के द्वारा, भाग मिल्खा सिंह के द्वारा लिखी। द रेस ऑफ माई लाइफ भारतीय एथलीट पूछेगा, मिल्खा सिंह क्या था, एक भारतीय एथलीट थे, इसके द्वारा लिखी गई आत्मकथा का क्या नाम है। द रेस ऑफ माई लाइफ। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा आया था द मोजार्ट ऑफ मद्रास किस गायक को कहते हैं। द मोजार्ट ऑफ मद्रास AR रहमान को कहा जाता है। करेक्ट आंसर AR रहमान होता है। AR रहमान से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट को कवर कर दे। द मोजार्ट ऑफ मद्रास के नाम से AR रहमान को जाना चाहिए। वह एक पार्श्व गायक और संगीत निर्देशक निर्माता भी रहे। रहमान तमिल और हिंदी फिल्म उद्योग में काम करते हैं और उन्हें अपने काम के लिए दो बार ऑस्कर पुरस्कार भी अपने नाम किए हैं। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को ध्यान में रखेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट सवाल आया था 17वीं शताब्दी में कथकली किस राज्य में शुरू की गई थी। कथकली का संबंध यह केरल राज्य में शुरू की गई थी। करेक्ट आंसर केरल हो जाए। कथकली केरल राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। कथकली की उत्पत्ति 17वीं शताब्दी में हुई थी। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा आया था सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की गई थी। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है यह 24 सितंबर 1873 ईस्वी में किया गया था। सत्यशोधक समाज से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट को देख लेते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना 24 सितंबर 1873 ईस्वी पुणे में किया गया। भारत में ज्योतिराव फुले के द्वारा स्थापित सामाजिक सुधार संस्था है। इसका उद्देश्य समाज के कम
विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के शोषण और उत्पीड़न को मुक्ति दिलाने का था। कौन सत्य शोधक समाज। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल जो आया था 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछा तो ये अंडमान निकोबार सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया था। अधिक पूछे तो दिल्ली सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम हो जाएंगे। वर्ष 1872 में पहली बार जनगणना हुई थी, लेकिन प्रथम समकालीन जनगणना युग की शुरुआत 1881 ईस्वी में मानी थी। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1991 ईस्वी में की गई थी। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को फ्रेंड ध्यान में रखेंगे आगे आने वाली शिफ्ट के लिए। अगर फ्रेंड आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट सवाल देख ले। प्रथम हेडबॉल टूर्नामेंट जर्मनी में कब हुआ था। प्रथम हेडबॉल टूर्नामेंट जर्मनी में जो 1917 ईस्वी में हुआ। करेक्ट आंसर 1917 हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा आया था बाजीराव प्रथम के पिता का क्या नाम था। तो बाजीराव प्रथम के पिता का नाम बालाजी विश्वनाथ हो जाएंगे। करेक्ट आंसर बालाजी विश्वनाथ हो जाएंगे। पेशवा बाजीराव का जन्म 8 अगस्त 1700 ईस्वी को एक भट्ट परिवार में पिता बालाजी विश्वनाथ और माता राधाबाई के घर में हुआ था। उनके पिताजी छत्रपति साहू के प्रथम पेशवा थे। प्रथम पेशवा कौन थे। छत्रपति साहू प्रथम पेशवा थे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आया था पूछा गया था बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित है। बाघ की गुफा यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित। करेक्ट आंसर मध्य प्रदेश। बाघ की गुफा मध्य प्रदेश के धार जिले में 17 किलोमीटर दूर विंध्य पर्वत के दक्षिणी ढलान पर स्थित है। यह इंदौर और बड़ौदा के बीच बाघनी नदी के किनारे स्थित है। इन गुफाओं का संबंध जो है यह बौद्ध धर्म से है। यहाँ अनेक बौद्ध मठ मंदिर भी देखे जा सकते हैं। तो बाघ की गुफा कहाँ स्थित है। मध्य प्रदेश में स्थित। इसे टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आया था नेक्स्ट सवाल पूछा गया था फुटबॉल मैच की अवधि कितनी होती है। फुटबॉल मैच की अवधि जो होती है 90 मिनट होती है। करेक्ट आंसर 90 मिनट। हॉकी मैच की अवधि पूछे 70 मिनट हो जाता है। एक मैच 15 मिनट में 2 बराबर भागों तक चलता है, जिसमें केवल तभी बढ़ाया जाए जब मैच शुरू होने से पहले निर्देशक और दोनों टीमों के बीच सहमति हो। यह प्रतियोगिता नियमों के अनुसार हो। खिलाड़ियों को आधे समय में विराम मिलता है। 15 मिनट से अधिक नहीं दिया जाता। विराम 15 मिनट से ज़्यादा विराम नहीं दिया जाता है। फुटबॉल मैच की अवधि कितना 90, हॉकी 70 मिनट होती है। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को फ्रेंड ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था राजगिरी किसकी राजधानी थी। राजगिरी जो है मगध राज की राजधानी। करेक्ट आंसर मगध की राजधानी गिरिवी जिसे राजगिरी के नाम से जाना जाता है। बिंबिसार ने राजगिरी का निर्माण करके अपने राजधानी को बनाया था। किसने बनाया था। यह बिंबिसार के द्वारा बनाई गई थी और इसको अपनी राजधानी भी बना लिया था। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल विश्व में सबसे अधिक चावल का उत्पादन किस देश में होता है। तो विश्व में सबसे अधिक चावल का उत्पादन चीन में होता है। चावल उत्पादन भारत विश्व में दूसरे स्थान पर और विश्व में चावल उत्पादन के मामले में चाइना पहले स्थान पर है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल आया था महासागरीय क्रस्ट किसका बना होता है। तो महासागरीय क्रस्ट जो सिलिकॉन और मैग्नीशियम का बना जाता है। करेक्ट आंसर सिलिकॉन और मैग्नीशियम हो जाता है। महासागरीय क्रस्ट जिसे ओशियन क्रस्ट के नाम से जानते किसी महासागरीय भौगोलिक तख्ते की सबसे ऊपरी परत को कहते हैं। महासागरीय भूपट्टी में सिलिकॉन और मैग्नीशियम के खनिज अधिक मात्रा में पाए जिसे सीमा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल आया था टीसू नृत्य झारखंड में हिंदी के किस माह में मनाया जाता है। टीसू नृत्य का संबंध किस राज्य से संबंधित है। झारखंड राज्य से संबंधित है। यह पौष के महीने में मनाया कब मनाया जाता है। यह टीसू नृत्य झारखंड में पौष महीने में मनाया जाता है। टीसू पर्व झारखंड के कुड़ी और आदिवासियों का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। यह जाड़ों में फसल काटने के बाद पौष महीने में मनाया जाता है। यह
पर 15 दिसंबर से लेकर मकर संक्रांति तक लगभग 1 महीने तक मनाया जाता है। टीसू का शाब्दिक अर्थ कुंवारी होती है। टीसू का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? टीसू का शाब्दिक अर्थ जो होता है यह कुमारी होती है। इसको भी ध्यान में रखेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल आया था हिमाचल प्रदेश में किस प्रकार की नदियां पाई जाती है? तो हिमाचल प्रदेश में 12मासी नदियां पाई जाती है। करेक्ट आंसर 12मासी नदियां हो जाती है। भारत राज्य हिमाचल प्रदेश में पाए जाने वाली 12मासी नदियां ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज यह सभी नदियां कहाँ पाई जाती है? हिमाचल प्रदेश राज्य में पाई जाती है। देखिए, रोहतांग के पास पीर पंजाल रेंज में ब्यास नदी निकलती है और राज्य में लगभग 256 किलोमीटर की दूरी तय करता है। सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को फ्रेंड ध्यान में रखेंगे आगे आने वाली शिफ्ट के लिए। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। 1 अप्रैल 1999 ईस्वी को जो योजना को मिलाकर एक नई योजना प्रारंभ की गई थी, उस योजना का नाम क्या था? इस योजना का जो नाम था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जिसका SGSY फुल फॉर्म होता है। देखिए, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है ग्रामीण गरीबों को स्वरोजगार के अवसर में उपलब्ध कराने के लिए एक समर्पित कार्यक्रम है। इसमें जो क्या किया जाता है कि ये पहले जो है 1 अप्रैल 1999 में इसको शुरू की गई थी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा आया था फुल फॉर्म से, शायद सवाल पूछने फुल फॉर्म नीति आयोग से सवाल आए थे। नीति आयोग से सवाल यह था, जून 2022 में नीति आयोग के CEO कौन हैं? तो जून 2022 में नीति आयोग के CEO परमेश्वर एंकर हो जाए। करेक्ट आंसर हो जाता। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यह फुल फॉर्म पूछा गया है फ्रेंड, तो इसको भी आप लोग ध्यान में। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। फॉर्मेट कब हुआ था? इसको बनाया गया कब? तो 1 जनवरी 2015। इसी योजना आयोग के स्थान पर है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली हो जाएगा। चेयरपर्सन के नरेंद्र मोदी हो जाते हैं। वाइस प्रेसिडेंट के सुमन के बेर्री इसके वर्तमान वाइस प्रेसिडेंट हैं, वाइस चेयरमैन हैं। CEO को VV सुब्रमण्यन वर्तमान में इसके CEO, नीति आयोग के CEO। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को फ्रेंड ध्यान में रखेंगे आगे आने वाले शिफ्ट के लिए। नेक्स्ट सवाल आया था। नेक्स्ट सवाल हमारा था पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो पल्लव वंश का अंतिम शासक जो था अपराजितवर्मन पल्लव वंश का अंतिम शासक था। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु, जिन्हें एक बहुत ही कुशल और मजबूत विजेता और शासक कहा जाता था। सिंह विष्णु की मृत्यु के बाद महेंद्र वर्मन उनके पुत्र ने उनका उत्तराधिकारी बनाया। लगभग 571 से 600 ईस्वी तक उसने शासन किया। पल्लव की राजधानी कांचीपुरम थी। महाबलीपुरम मंदिर पल्लव राजवंश के दौरान बनाया गया था। महाबलीपुरम का शहर 7वीं शताब्दी में पल्लव राजा नरसिंहदेव वर्मन प्रथम द्वारा स्थापित किया गया था। महाबलीपुरम की पल्लव की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। महाबलीपुरम मंदिर कहाँ है? यह किसके द्वारा बनाया गया था? यह जो है राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा महाबलीपुरम मंदिर का बनाया गया था। यह कहाँ पर था? तमिलनाडु में पड़ता है। इसको भी आप लोग फ्रेंड ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल हमारा आया था भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना बैंक जो इलाहाबाद बैंक करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए, इलाहाबाद बैंक की जो स्थापना हुआ था, इलाहाबाद बैंक 1865 में स्थापित सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक है। संयुक्त स्टॉक बैंक का पहला प्रकार बैंक ऑफ बॉम्बे था, जिसे सन 1720 ईस्वी में बम्बई में स्थापित किया गया था। करेक्ट आंसर क्या? तो इलाहाबाद बैंक हो जाता। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल आया था दिल्ली सल्तनत की पहली शासिका कौन थी? तो दिल्ली सल्तनत की पहली शासिका रजिया सुल्तान, और करेक्ट आंसर रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं। रजिया सुल्तान मध्यकालीन भारत की पहली और आखिरी महिला शासक रही। रजिया ने 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक राज किया। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था। सल्तनत लगभग 200 वर्षों तक चली और अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी था। इसके अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को फ्रेंड ध्यान में रखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा आया था चंद्रगुप्त प्रथम का संबंध किस वंश से संबंधित है? चंद्रगुप्त प्रथम का संबंध गुप्त वंश से संबंधित। करेक्ट आंसर गुप्त वंश हो जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का तीसरा और प्रतापी राजा था, जिसने गुप्त संवत जो 319 से 320 ईस्वी की शुरुआत में की थी। इसके पिता का नाम घोटकच था। सम्राट बनने के बाद उसने लिच्छवी
के साथ पारंपरिक संबंध बनाया और खुद को महाराजाधिराज की उपाधि धारण कर ली। किसने? चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त मौर्य दोनों अलग अलग सम्राट थे। चंद्रगुप्त मौर्य गुप्त वंश के संस्थापक और पहले राजा थे जिनका जन्म 340 ईसा पूर्व में हुआ था। वहीं चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का तीसरा राजा था जिनका जन्म 34वीं शताब्दी में हुआ था और दोनों इतिहास में लगभग 650 ईस्वी का अंतराल है। तो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को याद रखें फ्रेंड। यहाँ आपको इस बात पर कि चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त मौर्य ये दोनों अलग अलग राजाएं हैं, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल आया था, हॉकी में येलो कार्ड दिखाकर खिलाड़ी को कितने समय के लिए बाहर कर दिया जाता है? तो येलो कार्ड जब दिखाया जाता है इसमें 5 से 10 मिनट जो है खिलाड़ी को बाहर कर दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है भाई? देखिए, छोटे मोटे फाउल जैसे खिलाड़ी को धक्का दे देना या गेंद की राह में बाधा पहुंचाना, इसके लिए अंपायर ग्रीन कार्ड देता है जो एक तरह की चेतावनी होती है। 3 ग्रीन कार्ड के बाद येलो यानी पीला कार्ड दिया जाता है और इसमें अंपायर खिलाड़ी को 5 या 10 मिनट के लिए खेल से निलंबित कर सकता है। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट वाला आया था हमारा, चंद्रयान 3 लॉन्च करने की अनुमानित तिथि क्या है? तो चंद्रयान 3 को जो है यह जून 2023 में लॉन्च करने की अनुमानित तिथि है। देखिए, इसरो का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजर, इसका फुल फॉर्म पूछे। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजर। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? यह 15 अगस्त 1969 में होता है। हेडक्वार्टर का बेंगलुरु कर्नाटक इंडिया में स्थित है। चेयरमैन को होता है एस सोमनाथ, इसके वर्तमान में चेयरपर्सन। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप लोग ध्यान में रखेंगे। देखिए, भारत जून में 2004 में चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च करने की योजना बना रहा है। यह यान चंद्रमा की सतह के बारे में जानने के लिए एक लैंडिंग मॉड्यूल और रोबोटिक रोवर लेकर उड़ान भरेगा। भारत की पहला चंद्रयान 2008 में चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया जो चंद्रमा की सतह पर पहुंचा था। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को फ्रेंड ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 कहाँ हुआ? तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का जो इंग्लैंड के बर्मिंघम में खेला गया था। करेक्ट आंसर इंग्लैंड के बर्मिंघम हो जाता। देखिए, बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 18 पदक जीतकर भारत ने चौथे स्थान पर रहा था। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय एथलीटों ने कुल 61 पदक जीते जिसमें कि 22 स्वर्ण पदक, 16 रजत पदक और 23 कांस्य पदक शामिल थे। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट सवाल हमारा आया था, गोवा के थैंक्सगिविंग त्यौहार का दूसरा नाम क्या है? गोवा के थैंक्सगिविंग त्यौहार का दूसरा नाम सुकोट हो जाएंगे। करेक्ट आंसर सुकोट। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा था, किस महाद्वीप को विज्ञान के प्रति समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? तो ये अटलांटिक महाद्वीप को जो है विज्ञान के प्रति समर्पित महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, अटलांटिक के संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट को देख लें। अटलांटिक महाद्वीप को विज्ञान के समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। एशिया पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसमें पृथ्वी की कुल सतह का क्षेत्रफल जो 8.8 हिस्सा इसी अटलांटिक महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। तो करेक्ट आंसर अटलांटिक महाद्वीप हो जाता। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा आया था, आर्टिकल से सवाल पूछा गया था, मूल अधिकार संविधान के किस भाग में स्थित है? तो मूल अधिकार भाग 3 में स्थित। करेक्ट आंसर भाग 3 हो जाता है। मौलिक अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट को देख लेते हैं। मौलिक अधिकार भारत के संविधान भाग 3 में जो अनुच्छेद 1235 में वर्णित किया गया, भारत नागरिकों को प्रदान किए गए एक अधिकार जो सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किया जा सकता है और इनकी सुरक्षा पर ही सर्वोच्च न्यायालय करती है। भारत संविधान के भाग 3 में भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा भी दिया गया है। देखिए फ्रेंड, इसको आप लोग ध्यान एग्जाम का पार्ट बन जाते हैं कि भारत का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? भारत की 3 को का भारत संविधान की मुख्य विशेषता के रूप में मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया था। यह कहाँ से लिया गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। संपत्ति के अधिकार को 1978 में मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे हटा दिया गया है। इसे अब कानूनी अधिकार में डाल दिया गया है। किसी संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटाकर 330A में इसको रख दिया गया है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट फ्रेंड देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विधवा पूर्ण विवाह संघ के संस्थापक कौन थे? विष्णु शास्त्री पंडित यह विधवा पूर्ण विवाह संघ के संस्थापक थे। 1850 के दशक में विष्णु शास्त्री पंडित ने विधवा पूर्ण विवाह संघ की स्थापना की थी। हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम लॉर्ड डलहौजी के कार्य के दौरान किया गया था। यह अधिनियम जो है 1856 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित किया गया था। यह आयत कर लॉर्ड डलहौजी ने अधिनियम के काल में यह पारित हो गया लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। इसको भी आप लोग फ्रेंड ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल जो हमारे फ्रेंड अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।